बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे साल 2006 में पंचायत राज अधिनियम 2006 बना, जिसके तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया तमाम पदों पर जो चुनाव होते हैं एक पंचायत के भीतर। इसके साथ ही ओबीसी को 20%, ओबीसी के जो पिछड़ी आबादी है, पिछड़ी, उसको 20% और अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी संख्या की आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया गया। एक लंबे वक्त बाद 2006 से बिहार में पंचायत चुनाव होने शुरू हुए हैं। 3 टर्म खत्म हो चुके हैं, 3 बार पंचायत सदस्य, मुखिया, तमाम लोग चुने जा चुके हैं और अब बिहार में सरगर्मी है जो चौथी बार जो यहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसके लिए। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि गांधी जी ने उनका एक कोट है जिसमें उनका कहना था कि अगर हिंदुस्तान के हर एक गाँव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे। ये समाज के बीच की बात कर रहे हैं, जो समाज वर्णों के बीच में और जातियों के बीच में बटा है, उसके बारे में बात हो रही है। या यूँ कहिए कि ना तो कोई पहला होगा ना कोई आखिरी। तो एक पंचायती राज के जरिए एक सपना देखा गया था देश को बदलने का, और समाज के भीतर, गांव के भीतर जो आखिरी पैदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको, और जो अगड़ी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको एक साथ लाने का। हमारे साथ है बलदेव दास, जो कि अफौर गांव के उप मुखिया हैं और 3 बार जो लगातार पंचायत चुनाव हुए हैं उसको करीब से देख रहे हैं। अभी इनका टर्म ख़त्म हुआ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बदला इन 3 बार में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसा मैंने बताया कि गांधी जी का सपना था, गांधी सपना देखा करते थे कि आखिरी पैदान पे और जो अगली पंक्ति में खड़ा आदमी एक साथ होगा जब पंचायती राज स्थापित होगा। पिछले जो 2006 से 3 बार चुनाव हो चुके हैं, क्या बदला है? आपने किस तरीके से गाँव को बदलते देखा है? हाँ, जब से हम देख रहे हैं कि पहले जो यहाँ गांव की स्थिति थी वो ठीक नहीं था। गलियों में ऐसे ही कचरा बहता था, नालियाँ ऐसे भी थी, सड़कें नहीं थी, आने जाने की सुविधा नहीं थी। लेकिन अभी जो देख रहे हैं बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। गलियों में, गाँवों में पक्कीकरण, ईटीकरण सब हुआ है। अभी भी बहुत सारा काम है जो ग्राम में करने के योग्य है। तो जो भी होंगे अपना देखेंगे जैसा समय आएगा। जी। अच्छा, ग्राम पंचायत की संरचना क्या होती है? कौन कौन लोग चुने जाते हैं, कितने पद होते हैं और किस तरीके से चुनाव होता है उनका? ग्राम में 6 पद होते हैं जी। पहला है वार्ड सदस्य, दूसरा जो है वह समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, ग्राम के पंच और सरपंच, इनका है चुनाव होता है और ये अपने अपने कार्य के अनुसार काम करते हैं। तो सबसे प्रमुख पद किसका होता है इसमें, और किस तरीके से जो बंटवारा है कामों का वो किस तरीके से होता है? ये तो अलग अलग बंटवारा है। जो परिषद का है वो अपना जिला के देखते हैं, जिला लेवल पर देखते हैं। जी, गांव की बात बताइए। गांव की बात है तो हमने जैसे सबसे प्रमुख पद किसका माना जाता है? सबसे प्रमुख तो मुखिया का ही है। जी। तो ग्राम के अंदर मुखिया ही है। उसके बाद जो है सब अलग अलग है। जैसे संस्थाएं हैं, जो पंच और सरपंच का काम है, जो न्याय जो होता है उसको देखना है, विधि व्यवस्था के जो होता है उसको देखना है। और इनका काम है जो ग्राम में विकास का काम जो होता है, ये वार्ड सदस्य, मुखिया के अधिकार में आता है, समिति के अधिकार में आता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी 3 बार से लगातार चुने जाते रहे हैं किसी किसी पद पे, अभी आप उप मुखिया हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आपने किस तरीके से काम किया है? हम देखे हैं कि जब हम लोग को जो टास्क मिला काम करने का, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है गली नाली का काम करना और पक्कीकरण का, गली में पक्कीकरण के लिए मिला है। तो हम लोग जितना हुआ है हम लोग किए हैं। गलियां भी सुधरा है, नालियां भी बहुत बना गया है और बहुत सारे काम बाकी भी है। जो भी आएंगे अगला अपना देखेंगे जो बकाया है। अच्छा, फंड की क्या स्थिति होती है? मुखिया को एक फंड कहाँ से मिलता है? डीएम के लेवल से मिलता है, और किस तरीके से फिर जो अलग अलग वार्ड के लोग होते हैं उनके बीच में किस तरीके से बंटवारा होता है? ये मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ ताकि जो हमारे दर्शक है वो समझ सके। पैसे का जहाँ तक है सवाल, तो ये जिला से ही वितरित होता है, डीएम से। जी हाँ। और किस आधार पे पैसे मिलते हैं, कितना फंड है? फंड जो है करीब आता है ग्राम के कितना जो बांटता है लोग
उसी के आधार पर जो है मुखिया को मिलता है पैसा। और उसका जो है पैसे का जो है पंचायत के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर से, मुखिया के हस्ताक्षर से वार्ड को दिया जाता है। तो जैसे सांसद का और विधायक का तय है कि उनकी सांसद निधि इतनी है, विधायक निधि इतनी है, उतनी मुखिया की भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा फंड वहाँ से वितरित होता है वही मिलता है। तो वो किस आधार पर फंड का वितरण होता है? मुखिया आखिर डीएम से मांगता तो होगा कि हमें इतने पैसे चाहिए विकास का, उसका आधार क्या होता है? या फिर डीएम खुद बुला के देता है कि हाँ एक मुखिया को हम इतने पैसे देंगे? वहीं से वितरित होता है पैसा, जिला से ही कि मुखिया को इतना दे दिया जाए, अपना विकास का काम उसका आधार वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आधार क्या? आधार के जैसे करोड़ हुआ, 1.5 करोड़ हुआ, इस आधार पर देते हैं। मतलब मुखिया काम बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम है, उसके आधार पे फंड मिलता है, या फिर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ऐसे ही मिलते हैं कि इसमें आप जाके विकास लिखित करिए? जाता है कि हमारे पास इतना काम है, अच्छा, हमको करना है, उसी आधार पर जैसा वो सोचते हैं उतना वितरित करते हैं। ओके। अब फिर जब वो फंड आता है मुखिया के पास तो फिर अलग अलग वार्ड के सदस्य चुने जाते हैं, उनके बीच में पैसे का कैसे बंटवारा होता है? क्या मुखिया सीधे काम करवाते हैं विकास के, या फिर जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके जरिए होता है? नहीं, जो पैसा आता है वहाँ से तो पंचायत के जो सचिव हैं और पंचायत के जो मुखिया हैं उनके द्वारा वार्ड को दिया जाता है। उसका आधार क्या होता है? उसका आधार है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने लिख कर दिया कि हमको इतना लागत लग रहा है, उसी आधार पर पैसा ये लोग देते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे थे शुरू में कि मुख्यमंत्री की जी की तरफ से निर्देश मिला है, मुख्यमंत्री कितना देखते हैं कि ग्राम पंचायतें किस तरीके से काम कर रही हैं, उसमें कितना दखल होता है? मुख्यमंत्री जी यहाँ से स्वयं थोड़े आते हैं देखने के लिए, ये तो यहाँ जो उनके जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जिसको नियुक्त किए हैं वो लोग आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, अपना रिपोर्ट देखते हैं, जाते हैं अपना देख के काम हुआ है नहीं हुआ है देखते हैं। और जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं एक मुखिया की, एक वार्ड सदस्य की, तमाम लोगों की? किस तरीके का विकास करने का उनके पास अधिकार होता है, क्या क्या कर सकते हैं वो लोग? विकास के लिए तो जैसे उनको अधिकार मिला हुआ है गांव के विकास के लिए, उसमें विकास में क्या क्या कर सकते हैं? जैसे देखिए जल नल हो गया, गलियां हो गई, सड़कें हो गई, इन सब को देखना है, उनका रख रखाव करना है, यही सब उनका अधिकार है। गांव के कैसे सब ठीक ठाक रखें, कैसे विकास कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर कमी है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सब काम उनका अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप शुरू से ही इस काम में रहते हैं या फिर कहीं बाहर रहते थे आप? हम पहले बाहर रहते थे, हम 2005 से हैं यहाँ पर, 2005 से हम यहाँ हैं, हम रिटायरमेंट के बाद। तो पहले हम पंच में चुने गए थे, इसके बाद 2011 में वार्ड सदस्य हुए, फिर 16 में वार्ड सदस्य हुए, अभी तीसरा में जो है हम नहीं लड़ रहे हैं इसमें। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है कि जो अभी हम देख रहे हैं, मैं घूम रहा था इस मोहल्ले में कि लगातार सड़कें दिख रही थी, नालियाँ दिख रही थी, तो ये सब चीज़ें अगर ग्राम पंचायतें ना होती तो क्या ये सब जो विकास है ये पहुंच पाता? जी नहीं हो सकता था ये, अगर पंचायतें नहीं होती पैसा कौन देता है? जब पैसा नहीं मिलता तो काम से निधि भी तो होती ही है। विधायक लोग करते हैं, लेकिन इतना जितना अभी ग्राम के द्वारा हुआ है इतना विकास नहीं हो सकता। अभी देखिए हमारे ही ये वार्ड में हमारे दलित बस्ती है, यहाँ भी सड़क का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग ऐसे जगह पर हैं जहाँ हम लोग को जाने के लिए ये पगडंडी होकर जाना पड़ता है सड़क पर। तो अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, तो अगर जैसा समय आएगा पैसा मिलेगा तो इसको भी। अच्छा, एक चीज़ सवाल इसमें और है कि आमतौर पे पहले जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, वो चुनाव में नहीं जाते थे, क्योंकि 2006 से फिर से चुनाव होने लगे हैं, लेकिन इसके पहले की जो व्यवस्था थी इसमें SC ST और OBC अति पिछड़े वर्ग के लोग खड़े नहीं होते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से कि SC समाज के लोग खड़े हो रहे हैं, अति पिछड़े समाज के लोग खड़े हैं, और वो जनरल सीटों पे भी खड़े हो रहे हैं। तो एक राजनीतिक तौर पे कितनी जागरूकता आई है जब से ये पंचायत चुनाव होने लगे हैं? जब से ये नया पंचायत 2006 से शुरू हुआ है, उसमें जो है वहीं से सुरक्षित कर दिया गया है। हरिजन का कितना होगा, दलितों का कितना दिया जाएगा, OBC को कितना दिया जाएगा, सामान्य कितना होगा, उसी आधार पर हम बहुत सारा देख रहे हैं कि दलितों का भी इसमें भागीदारी है। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने ये देखा कि रिजर्व सीट नहीं है फिर भी इस समाज के लोग
फाइट कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक जागरूकता भी तो माना जाएगा ना। जी है, जागरूकता तो हुआ है, लेकिन सामान्य सीट जो होता है ना, सामान्य सीट पर ही जो दलित लोग लड़ सकते हैं, जो सब जाति के लोग उसमें लड़ सकते हैं, वो सामान्य सीट पर, बाकी पर नहीं लड़ सकते हैं। जो आरक्षित हो गया सीट, ये फलाना जात के लिए ओबीसी के होगा कि अति पिछड़ा के होगा कि पिछड़ा का होगा, उसमें दलित लोग नहीं जा सकते हैं। तो दलित के लिए भी आरक्षण है, उनको भी सीटें मिली हुई है, तो अपना लड़ रहे हैं। बाकी सामान्य में जो मिला उसमें भी लड़ रहे हैं। एक राजनीतिक जागरूकता आई है लोगों की। जी हाँ, राजनीतिक जागरूकता आई है पहले से। और उससे क्या बदलता हुआ दिख रहा है आपको समाज के भीतर इस राजनीतिक जागरूकता से? देख रहे हैं कि हमारा जो दलित समाज है वो बहुत उत्थान कर रहा है, पहले से ज़्यादा। पहले हम लोग का कुछ नहीं था, जनता के अंदर हम लोग का बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आजकल बहुत सुधार हुआ है। और उसमें पंचायत चुनाव की कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि हर जाति धर्म के लोग आके वोट मांग रहे हैं दलित बस्तियों में, मैंने देखा। हाँ, बहुत सुधार हुआ है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है, उनके द्वारा ये सब किए गए। इसी के द्वारा हम लोग को जो है, सब लोग हमसे आ रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। हम लोग जिसको अच्छा समझते हैं, जो लायक जो व्यक्ति हैं, उनको वोट देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चुन कर आवें। ओके, तो ये बलदेव जी थे जिनका मानना है कि पंचायती व्यवस्था आने के बाद, पंचायत राज चुनाव जब से हो रहे हैं 2006 से, उसके बाद गांव की स्थिति बदली है और जगह जगह पे गांव में जो आखिरी कतार पे खड़े हुए लोग थे उन तक विकास नहीं पहुंच पा रहा था, उन तक विकास अब कहीं ना कहीं पहुंचने लगा है। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय भीम। कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए, या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा।